नमस्कार, आदाब। फ्रीडम एक्सप्रेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ ब्यूरोक्रेट्स विक्रम सिंघल जी मौजूद हैं, जो हमारे साथ एक खास चर्चा में शामिल हुए हैं, जिसमें हम बात करेंगे दलित उत्पीड़न और जो हायर कॉलेजेस में या जो ये कहें जो यूनिवर्सिटीज में जो दलित स्टूडेंट हैं, आदिवासी स्टूडेंट हैं, वो किस वजह से सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो विक्रम सिंघल जी, आपका फ्रीडम एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। सिंघल साहब, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूं कि रोहित वेमुला का मामला बहुत चर्चा में रहा, उसके बाद बनारस यूनिवर्सिटी का मामला हमने देखा, उसके बाद अभी एक नया मामला जबलपुर यूनिवर्सिटी से देखने को मिल रहा है, जिसमें भागवंत देवांगन जो विद्यार्थी थे वो अब हमारे बीच में नहीं है और वो वहाँ से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो दलित आदिवासी सुसाइड केस हैं, उन्हें लेकर के हमारे समाज में इन्हें किस तरीके से देखा जाता है? इसमें प्लीज मैं एक छोटा सा बस इसमें एक पॉइंट पहले बता दूं कि ये जो नाम अभी आपने लिया है, जो मरहूम डॉक्टर भागवत देवांगन जी का, तो ये छत्तीसगढ़ में एक ओबीसी कास्ट है, ये दलित कास्ट नहीं है जी। देवांगन। मैं दलित और आदिवासी दोनों की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये ओबीसी है जी। ये, इसलिए ये एक चीज क्लियर कर दूं। लेकिन हाँ, जो आपका सवाल है वो बहुत मौजूद है इस मामले में। इसमें 2 या 3 चीजें हैं जी। एक तो है रैगिंग का इश्यू। जी। रैगिंग में कई बार कास्ट प्रेजुडिस शामिल हो जाता है, जी। मतलब उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है, लेकिन बिना कास्ट प्रेजुडिस की भी रैगिंग एक बड़ा मुश्किल है। ब्राह्मण स्टूडेंट्स के साथ भी रैगिंग होता है। जी। रैगिंग एक तरह की होमोजेनाइटी की डिमांड है। जी। जब अलग अलग बच्चे घर से निकलकर कॉलेजों में पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटीज में अकेले रहते हैं, और उनके बीच जो वो डाइवर्सिटी नजर आती है, वो उस डाइवर्सिटी को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं या फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जी। तो सीनियर्स एक तरह की होमोजेनाइटी की डिमांड करते हैं कि तुम अलग नहीं दिखनी चाहिए, तुम जैसे हम बिल्कुल वैसे ही दिखो, वैसे ही रहो जैसे हम हैं। जी। तो ये एक प्रेशर रैगिंग का है। रैगिंग की जो बात आप कर रहे हैं, तो रैगिंग तो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी होती है। उसमें जो लगातार जो प्रेशर बनाए जाने की बात है, खासतौर पर दलित, ओबीसी, आदिवासी जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ जो उनके ऊपर लगातार प्रेशर बनाने वाली बात है। जी, वही उस पे आ रहा था। इस रैगिंग के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है आपकी कास्ट की बायस। जी। कि रैगिंग एक पावर इक्वेशन क्रिएट करता है। जी। देखिए, कोई भी चीज हो, असली चीज तो पावर इक्वेशन है। जी। रैगिंग एक पावर इक्वेशन क्रिएट करता है। सीनियर्स जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, जी। जूनियर्स जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, अकेले हैं, जी। नए हैं, और वहां उनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जी। अब उस पावर इक्वेशन में अगर कास्ट का प्रेजुडिस शामिल हो जाए, जी, तो वो बहुत डेडली हो जाता है। जी। फिर वो रैगिंग जो है वो हैरेसमेंट में बदल जाता है, बहुत सिवियर लेवल पे चला जाता है, वायलेंस पे चला जाता है, डिस्क्रिमिनेशन पे चला जाता है। तो और उसके बाद प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी जो एक, जिसको हम एस्पिरेशनल सोसाइटी कहते हैं, अक्सर हमारे पॉलिटिकल क्लास भी कहती है, उस एस्पिरेशनल सोसाइटी में वो जो स्टूडेंट, वो जो गरीब तबके का दलित या आदिवासी स्टूडेंट उस हायर इंस्टीट्यूट में पहुंचता है, उससे बहुत सारे लोगों की बहुत सी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं, बहुत सारे एस्पिरेशंस जुड़े होते हैं। तो वो खुलकर मदद मांग भी नहीं पाता, जी। उस बात को एडमिट भी नहीं कर पाता है कि वो प्रेशर में है। जी। तो ऐसे में उसकी हालत और खराब हो जाती है। और कास्ट का एक और जो फाइन एंगल देखने को मिलता है हायर इंस्टीट्यूशंस में, वो एक तरह की कास्ट सुप्रीमेसी की एक तरह की रिजेंटमेंट है। क्योंकि नॉलेज
उनकी सबसे बड़ी मोनोपोली थी। कास्ट की हायरार्की की एक बहुत बड़ी मोनोपोली, लेकिन ये केवल कास्ट की नहीं है, ये कॉलोनियल हायरार्की की भी है, ऑफिशियलडम की भी है, ब्यूरोक्रेसी की भी है, कि ये सभी लोग नॉलेज को मोनोपोलाइज करते आए हैं जी। और ये नॉलेज की मोनोपोली को टूटने से वो बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है इनके अंदर। तो उस रिजेंटमेंट का नतीजा इस तरह के वायलेंस में आता है। विक्रम जी, जो हायर इंस्टीट्यूशन की बात है और उधर जहाँ दलित, आदिवासी और जो ओबीसी जो स्टूडेंट की बात है, उनके ऊपर एक जातिगत समीकरण तो वहां पर वो पैदा होता ही होता है, उनके ऊपर एक अलग तरह का प्रेशर भी उनके ऊपर आता है। इसे संभालने के लिए जो डीन है या जो प्रोफेसर्स हैं या जो हॉस्टल वार्डन है, उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें, उनका इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें लगातार उनके साथ किसी तरह का कोई हैरेसमेंट ना हो, उनके ऊपर किसी तरह का अत्याचार ना हो। लेकिन इसके रिलेटेड बहुत सारे गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट से लेके मिनिस्ट्रीज ने पिछले 25 सालों में दुनिया जहां की गाइडलाइंस बनाई हुई है, एंटी रैगिंग से लेकर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से लेकर सारी कमेटियां सारे कॉलेजेस में होती हैं जी। लेकिन आप ये समझिए कि जो पावर इक्वेशन का जो इम्बैलेंस है जी, वो जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो इन्हीं कमिटीज से दूर नहीं हो पा रही है जी। क्योंकि उस लड़के को या उस स्टूडेंट को रहना उन्हीं सीनियर्स के साथ है जी। और उसे उन्हीं के साथ बीच में वो काम भी करना है, उसे वो एक्सेप्टेंस की जरूरत है। यहाँ एक ह्यूमैनिटेरियन एक वैल्यू सिस्टम की बात हो रही है, इसे आप केवल कमिटीज या नियमों से नहीं बदल पाएंगे। हालांकि कम जरूर हुए हैं, अभी जैसे हमने पायल तड़वी का केस देखा मुंबई में, जी, काफी सिमिलर केस था। बिल्कुल। और एक और चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि कास्ट के साथ ये जो रूरल अर्बन डिवाइड है जी, वो भी होके आता है। हमारे जो दलित या आदिवासी या ओबीसी के जो स्टूडेंट्स चुन के जाते हैं वो अक्सर उस तरह की क्लास से या रूरल अर्बन सेंटर से नहीं आते हैं जी। उनकी चाल ढाल, भाषा, अंग्रेजी काफी अलग होती है जी। ये सब चीजें भी एक तरह की प्रेशर क्रिएट करती हैं। जी। और उसके ऊपर अगर आप ये कह रहे हैं कि जो शोषण है वो यहीं से आरंभ होता है, यहीं से स्टार्ट होता है? हाँ, शोषण की शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई है जी। वो उस शोषण से लड़कर वहां तक पहुंच गए जी। और वह जब वहां पहुंचे तो देखे कि अब यहां से निजात नहीं है, यहां तो शोषण की वही कहानी चले आ रही है। जी। हर एग्जाम के साथ आदमी को लगता है कि इसके बाद और नहीं, शायद इसके बाद रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप किसी भी स्तर पे पहुंच जाइए, ये कहानी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसके पीछे हम ये भी माने कि इसके पीछे ये मानसिकता भी काम करती है कि जो हायर स्टडीज के लिए जो दलित, आदिवासी या जो ओबीसी जो स्टूडेंट हैं उनकी एंट्री ही ना हो, उन्हें एक स्तर तक रोक लिया जाए और वो सिर्फ जी नॉलेज पे जो मोनोपोली है वो टूट रही है। जी, ये मोनोपोली को मेंटेन करना चाहते हैं। ये कास्ट सिस्टम इसको बर्दाश्त नहीं करता कि उनकी ये नॉलेज पर जो हेजेमनी है वो टूट रही है कि सारा ज्ञान हमारे ही पास था और हमारे ही पास है। ये नहीं टूटना चाहिए, ये भ्रम समाज के अंदर बना रहना चाहिए। और ये चीज आपको हर जगह मिलेगी, ब्यूरोक्रेसी में भी मिलेगी। जो अफसरान है वो भी ये चाहते हैं कि जो नीचे के अफसर हैं या छोटे कर्मचारी हैं वो हमेशा इस बात को मानते रहें कि ज्ञान ऊपर है, ज्ञान सिर्फ बड़े अफसर आईएएस आईपीएस के पास है। विक्रम जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। मेरा सवाल ये है कि जब हम दलित, ओबीसी और आदिवासी बच्चों की बात करते हैं और जब उनका सुसाइड का जब आंकड़ा देखते हैं जब हायर इंस्टीट्यूशंस में, तो माँ बाप उन्हें बहुत मेहनत करके उन्हें वहां तक पहुंचाया होता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो जो डीन है वो भी देखा कि वो भी अपर कास्ट है, जो हॉस्टल वार्डन है वो भी अपर कास्ट है, जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं वो भी अपर कास्ट हैं। अगर कोई घटना घटती है तो वो आसपास के
थाने या अपनी जो फरियाद है वो कहाँ लेकर जाए, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ। तो बनी हुई है। आप मैं अपना सवाल थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये चर्चा तो होती है कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो जाएं कहाँ, किससे बात करें, इस पर चर्चा नहीं होती। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप लगातार ऐसे मामले उठाते रहे, तो अगर किसी बच्चे के साथ अगर कोई इस तरीके का अत्याचार या उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है तो वो कहाँ जाए? देखिए, हर कॉलेज में इस तरह की चीजों के लिए कमिटीज बनी हुई हैं। एंटी रैगिंग सेल बना रहता है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बना रहता है, इसकी सारी गाइडलाइंस हैं और ये बनी हुई हैं, इंस्टीट्यूशंस इन प्लेस हैं। लेकिन अव्वल तो एक तो जानकारी नहीं होती, लेकिन जानकारी होने पर भी हिम्मत नहीं होती है वहां जाने की। जी। हिम्मत नहीं होती है क्योंकि ये मालूम है कि वहां सपोर्ट नहीं मिलने वाला। जी। और इसके लिए जो सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट है वो है एक लेवल पे, मतलब एक वैल्यू सिस्टम की, एक चेंज की, एक मुहिम की, जहां हमारी नॉलेज सिस्टम का डेमोक्रेटाइजेशन जरूरी है। जी। खुद नॉलेज की डेमोक्रेटाइजेशन जरूरी है। तो यहाँ एक मतलब जब भी हम अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई, उसने नॉलेज के डेमोक्रेटाइजेशन की बात नहीं की। जी। हम जब आदिवासियों के ऊपर कल्चर, जिस तरह की शोषण की बात करते हैं कि उनकी नॉलेज सिस्टम को नकार दिया गया। जी। हमारे देश के बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं शिव विश्वनाथन जी, वो कई बार कॉग्निटिव जस्टिस की बात करते हैं। जी। तो ये जो जस्टिस या फिर इसकी डेमोक्रेटाइजेशन की बात हो रही है नॉलेज की, वो एक बड़ा मुद्दा है जिस पर कि देश के बुद्धिजीवियों के अंदर एक तरह की लामबंदी जरूरी है, ताकि ये विमर्श में आ सके और उससे हिम्मत मिलेगी उन लोगों को कि वो अपने बात पर खड़े रहें कि हाँ, ये हमारा नॉलेज सिस्टम है या हमारा जीवन पद्धति है और हम इस तरह से जी सकते हैं। विशेषकर सबसे ज्यादा आदिवासियों के लिए ये बहुत जरूरी है। जी। विक्रम साहब, मैं आपसे एक अंतिम सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब ऐसी कोई घटना घटती है तो उसमें जो कानूनी जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी या तो खींच दी जाती है या वो इस तरीके से की जाती है कि उसका कोई हल होता दिखाई देता ही नहीं है। 1 तारीख को जो भगवान देवांगन की सुसाइड का मामला नजर में आया था, आज उधर एक एजिटेशन भी चल रहा है, बावजूद इसके अभी तक पुलिस ये तो बोल रही है कि उस पर हम कार्रवाई करेंगे, उसे देखेंगे, लेकिन एफआईआर जैसी कोई बात नहीं हुई है। तो इसकी क्या वजह है कि पुलिस प्रशासन इन ऐसे मामलों को लिंगर ऑन करता है लगातार? देखिए, एक बड़ा चीज है कि हमारा जो कानूनी व्यवस्था है, खासकर क्रिमिनल सिस्टम, वो आइडेंटिफाइड क्रिमिनल्स के ऊपर जल्दी काम करता है। और जहां सिस्टम खुद क्रिमिनल है, ये मतलब ये क्राइम तो सिस्टम ने किया है, किसी एक व्यक्ति को इसके लिए अलग कर कर, उससे चिन्हित कर कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना बहुत मुश्किल होगा जी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि खुद लॉ को भी इसमें आगे बढ़ना होगा जी, क्योंकि आप 1 या 2 लोगों के नाम तो ले सकते हैं जी, लेकिन ये एक बहुत सिस्टमिक चीज है जिसमें जाने कितने लोग शामिल हैं, कम या ज्यादा रूप में, जिसे हम कंट्रीब्यूशन के कंट्रीब्यूटरी लायबिलिटी कहेंगे लीगली, कि कंट्रीब्यूशन उसके अंदर बहुत लोगों का है। हो सकता है कि वो उसके प्रोफेसर्स का, उसके बहुत से सीनियर्स का, बैचमेट्स का, सबका उसमें रोल है। फाइनली हो सकता है कि आखिरी दिन कोई 2 लोगों की किसी एक बात के ऊपर 2 लोग अरेस्ट हो जाएं जी, लेकिन ये सिस्टमिक एक्शन बहुत मुश्किल है। और दूसरा ये है कि आखिर क्रिमिनल सिस्टम में भी वही लोग बैठे हैं, उनकी सहानुभूति है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उस पुलिस की, उस जुडिशरी की सहानुभूति उन्हीं लोगों के साथ है, उनकी सहानुभूति इस विक्टिम के साथ नहीं है। वो मानते हैं कि ये विक्टिम तो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाया, ये तैयार नहीं था इस हायर एजुकेशन के लिए। यानी मामले में फिर बाद में, उसके बाद जब घटना घट जाती है तो स्टेटमेंट चेंज करने का एक पूरी कवायद चलती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मुंबई में देखे, पायल तड़वी के मुद्दे पर हमने देखा कैसे आगे बढ़ी बातें। हमारे सामने बिल्कुल हूबहू एक एग्जाम्पल है। और मुंबई तो बहुत ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन है, भारत की सबसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी है।
जी। जब वहां वैसा चीज हम देख कर आ रहे हैं, ये तो फिर भी एक टायर 2 या टायर 3 शहर की अंदरूनी बात है, मतलब रिमोट जगह की बात है। जी विक्रम जी, पहले रोहित वेमुला, फिर पायल तड़वी, उसके बाद अब एक नया मामला, उससे पहले हाथरस की घटना। पूरा अगर मामला देखें तो ऐसा लगता है जैसे पूरे देश में दलित, आदिवासी और ओबीसीज पर ही ज्यादा अत्याचार की बातें हैं। उसके अलावा मुस्लिम्स की भी अगर बात करें, माइनॉरिटी की बात करें, तो उस पर भी सीधा हमला हो रहा है, कहीं अखलाक हो रहा है, कहीं बाबरी मस्जिद पर सीधा एक फैसला आ जाता है। पूछना चाहता हूं मैं आपसे, हालांकि थोड़ा सा सब्जेक्ट से थोड़ा से हट करके सवाल है, पूछना चाहता हूं आपसे, क्या माना जाए, देश का माहौल जो है वो एक तरफा है? इसे मैं कहता हूं कि बहुत दिन से हमारे कुछ ऊंचे जो वर्चस्व के स्थापित लोग हैं, उनके अंदर एक कसमसाहट थी कि वो अपनी इस वर्चस्ववादी जीवन जो थी उनकी, और उनकी जो जिसे हम कहेंगे कि जातिगत और सामंतवादी जो जीवन शैली थी, उसके अंदर वो खुलकर उसे जी नहीं पा रहे थे। पहली बार एक राजनीतिक विमर्श इस देश में ऐसा बना है जो उसको जायज ठहरा रहा है, जो उस जातिवादी सामंतवादी सोच को जायज ठहरा रहा है, और इसने उनको एक बहुत बड़ी खुली छूट दी है कि अब उन्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है अपनी सामंती सोच पर, अपनी जातिवादी सोच पर, अपनी सांप्रदायिक सोच पर। आज कोई शर्मिंदा नहीं है। इसकी क्रेडिट मैं आज की राजनीतिक विमर्श और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को देता हूं कि उन्होंने इस देश से, लोगों के भीतर से ये नैतिक बोझ ही उतार दिया कि उन्हें प्रगतिशील बनना है, उनके अंदर समता का भाव आना है। उन्होंने ये नैतिक जिम्मेदारी, ये नैतिक बोझ पूरी तरह इस देश के जनमानस से उतार दिया है, और मुझे लगता है कि इस देश का इससे बुरा चीज कोई नेतृत्व नहीं दे सकता। उन्होंने इस देश की नैतिक क्षमता को ही खत्म कर दिया है। जी विक्रम सिंघल जी, आपने फ्रीडम एक्सप्रेस पर अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रीडम एक्सप्रेस पर जो विक्रम सिंघल साहब थे, वो बता रहे थे कि मौजूदा समय में जो दलित, माइनॉरिटीज हैं, आदिवासी हैं, उन छात्रों के साथ बेशक बहुत ज्यादा एक दबाव, एक सिस्टम एक दबाव डालता है, लेकिन तरीके हैं, तौर तरीके हैं। अगर हिम्मत से काम लिया जाए तो ऐसी जद्दोजहद से बाहर आया जा सकता है जिसमें आत्महत्या जैसे मामले, आत्महत्या जैसे कदम उठाने की बात स्टूडेंट सोच लेते हैं। हमारी कोशिश यही है कि ये जो मुहिम है हमारी, इसके तहत दलित, ओबीसी और जो आदिवासी छात्र हैं वो मजबूती से अपना पक्ष रखें और सरकार के सामने खड़े होकर के अपने हक की बात करें। विक्रम सिंघल जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम में फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।